चलिए, ह्यूमन ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज हम आपके साथ स्मार्ट सिटी मिशन को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे सभी टॉपिक होते हैं। देखिए, हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बिगनिंग से लास्ट तक, एंड तक सभी लेक्चर्स आपको एक सीक्वेंस में डिलीवर किए। हमने अर्बन सॉल्यूशंस के बाद अर्बन इश्यूज़, अर्बन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के बाद अर्बन इश्यूज़ के मल्टीपल लेक्चर कवर किए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मेंस या आंसर राइटिंग, या फिर जितने भी डिफरेंट आज की डेट में कंटेम्प्रेरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए। उसके बाद अब हम आज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज के प्रेजेंट डेट में अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के क्या प्रोग्राम है गवर्नमेंट के एंड पर। तो इसे हम अर्बन डेवलपमेंट की सीरीज़ के तौर पर उसी ह्यूमन ज्योग्राफी की कॉन्टीन्यूटी में देख सकते हैं, और इन्हें आप कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के लिए भी इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं। हमारे हर लेक्चर इसी कॉन्टेक्स्ट में डिलीवर्ड होते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन बहुत ही मल्टीफेसेटेड मिशन है, इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों को इसमें कंसिडर किया गया जब इसे फॉर्मुलेट किया गया, इसलिए ये बहुत एग्जॉस्टिव है अपने आप में। ख़त्म करने को 2 लाइनों में ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर हम कवर करें जिस अप्रोच के साथ कवर करना पड़ता है तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें कई फिनोमेनाज आपको समझ आएंगे, कई कंसेप्ट्स आपको समझ आ जाएंगे, तो उन सबको हम साथ में लेकर के चलेंगे जैसे हमारे हर लेक्चर में होता है। तो आज हम इसके साथ बिगनिंग करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। पहली बार जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये एक अप्रोच के साथ मैं समझाऊँगा, फिर इसे डिलीट करूँगा और मैटर यहाँ पर लिखूँगा, फिर उस अप्रोच के साथ भी हम समझेंगे। इतने सारे डायमेंशंस हैं इसको मल्टीपल अप्रोच के थ्रू समझना बहुत ज़रूरी है। तो उन सभी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग मैं समझाऊँगा, कोई हड़बड़ी नहीं, अपन को पूरा डिटेल में इसको कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को ही टारगेट कर जाएगा। आपके जनरल स्टडीज़ के प्रीलिम्स मेंस के क्वेश्चंस हों, या फिर ऑप्शनल, या फिर ऐसे का पेपर हो, या इंटरव्यू, बी इट एनीथिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द कंट्री, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। तो ये पहली चीज़ कि इसके मल्टीपल डायमेंशंस हम कवर करेंगे। जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा सारी माइन्यूट डिटेल्स भी मैं इसमें डालते जाऊंगा विद डाटा, और फिर हम चैलेंजेस डिस्कस करेंगे, इसके चैलेंजेस बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उस पर हम फोकस रखेंगे, क्योंकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही मेन होता है कि कोई स्कीम है, कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट का है, कोई पॉलिसी है, उसके कई तरह के अपने चैलेंजेस होते हैं। अदरवाइज़ कंट्री के सामने भी हर रोज़ कई चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ टेम्प्रेरी हैं, कुछ परमानेंट हैं, उनको लेकर के कैसे डील करना है, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेपरेशन, क्योंकि कल को आपको पब्लिक डोमेन में वही करना है। तो उस हिसाब से फिर हम उनको भी डिस्कस करेंगे, और रीसेंट जो भी इसमें न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, 2014 में भारत के लोकसभा के आम चुनाव थे, और आप सबको पता है कि भारत के इस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 2019 में दोबारा लोकसभा के चुनाव जब हुए हैं तब दोबारा फिर से बीजेपी और उनका अलायंस यानी कि एनडीए जीता है। लेकिन जो इनका पहला टर्म था 2014 से 2019 तक 5 साल का, उस दौरान जो चुनाव इन्होंने लड़े थे उसके मैनिफेस्टो में ही था कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्या काम ये करेंगे। तो मैं आपको पिछले 4 लेक्चर जो मैंने अभी आपको डिलीवर किए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के ऊपर, वो भी इनके मैनिफेस्टो के ही प्लेज थे। ये भी मैनिफेस्टो में ही शामिल था कि हम अर्बन इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे और रैपिडली अर्बनाइजिंग इंडिया को हम ग्रोथ सेंट्रिक बनाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में, जो भी चैलेंजेस आज नज़र आ रहे हैं अर्बन इंडिया में, उसे हम अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, और हम इसे एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ के मॉडल के तहत डिवाइस करेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे कंट्री के सामने। तो ये उनका एजेंडा था, ये उनका विजन था, जिसको लेकर के फिर उन्होंने आगे कई तरह की पॉलिसी और अदर चीज़ों के लिए काम किया। उसी के तहत ये उभर करके आया जिसे हम स्मार्ट सिटी मिशन के तौर पर जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में से SCM भी कहते हैं। इसे स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, कई नामों से जाना जाता है। इसके तहत जो इसकी शुरुआत हुई सही मायने में वो 25 जून 2015 से हुई, और ये पहला जो इसका चंक था वो 5 ईयर का था। फर्स्ट टाइम का जो इसका रखा गया था टाइम पीरियड, टेन्योर 5 ईयर का
यानी कि 25 ऑफ जून 2020 को इसका टाइम ओवर हो जाएगा, इसके 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये डिसबैंड कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर जो भी आउटकम आए उनसे लर्निंग्स ले करके आगे बढ़ा जाएगा और फिर से एक और 5 ईयर का चंक लाया जाएगा, जैसा भी गवर्नमेंट प्लान करेगी। तो वैसे भी ये मई ख़त्म है और जून आ रहा है, तो हम इस स्टेज पे भी खड़े हैं कि पूछा जाएगा सरकार से। और सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने अपने 1 साल के पिछले कार्यकाल का एजेंडा भी आप सबके सामने रखा है। उन्होंने बताया कि क्या क्या विकास हुए हैं उनके शासन के तहत, उन्होंने क्या क्या किया है लोगों के लिए। तो ऐसे में ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट यार्डस्टिक के तौर पर भी होगा कि आप देख पाएँ कि सरकार ने सही महीने में किया क्या है, 5 सालों के तहत हुआ क्या है विकास के एंड पे। केवल केंद्र की सरकार ही नहीं, राज्यों की सरकार और लोकल बॉडीज़, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के तहत इसे इम्प्लीमेंट होना था और उसी के तहत ये इम्प्लीमेंट होता आया है अब तक। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहाँ लोकल बॉडीज़ काम करेंगी, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाए जाने थे, SPV, और उसके तहत इसे काम आगे करना था। टोटल 5151 प्रोजेक्ट्स, 51 तो 5151 प्रोजेक्ट्स इसके तहत चुने गए थे। लगभग 2,05,000 करोड़ का इसका एक बजट रखा गया था। सेंटर और स्टेट के साथ यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ भी आएंगे, उनके बीच में ये इक्वल शेयरिंग, इक्वल मैचिंग बेस्ड सिस्टम, यानी कि दोनों मैच करेंगे कंट्रीब्यूशन। सेंटर 100 करोड़ देगा, इक्वल प्रोपोर्शन में स्टेट को अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ मिल करके 100 करोड़ कंट्रीब्यूट करना है। और जो रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट बच जाएगा फाइनेंस का, वो लोकल बॉडीज़ को जुटाना है बहुत सारे तरीक़ों से, वो सारा मैं डिटेल में बताऊंगा, ये तो अभी मैं सिर्फ आपके सामने ये रख रहा हूँ। तो एक तरह की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। इसको कई सारी सरकार के और चल रही नीतियों के साथ और पॉलिसीज़ के साथ, प्रोग्राम्स के साथ कन्वर्ज होकर चलना, जिनमें अमृत AMRUT बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे मेरे आगे लेक्चर आएंगे इसी सीरीज़ में। जिसमें हृदय बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, अर्बन रिन्यूएबल प्रोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, स्वच्छ भारत अभियान उसके तहत एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना भी इम्पॉर्टेंट उसी के तहत कवर होगा। तो ये सारी स्कीम्स के साथ इसे कन्वर्ज होकर चलना था। ये सारी बातें जून 2015 में लॉन्च हुआ। सेंटर स्टेट में यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ मैच होंगी, तो सेंटर और स्टेट जो हैं दोनों मैचिंग कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेंगे। स्टेट को ये आज़ादी रहेगी कि वो अपनी अर्बन लोकल बॉडीज़ के माध्यम से PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे मोबिलाइज़ किए, यानी कि फ़ंड्स को, फाइनेंसेस को मोबिलाइज़ कर सकता है। 100 सिटीज़ को चुने जाना है, सिटीज़ कंपटीशन के बेसिस पे चुनी जाएंगी और इसके तहत उन 100 सिटीज़ का जो रिज़ल्ट है वो 5 साल के भीतर फिर चेक किया जाएगा, जो 2020 अभी जून में चेक होने का समय है। ये हो गई तकनीकी बातें, किस डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कब शुरू हुआ, कैसे राज्य और केंद्र इसमें मिल कर के आएंगे। हम अब इसको अप्रोच करते हैं ताकि इसे आपको रट्टा ना मारना पड़े। मेन एस्पेक्ट आ जाता है कि स्मार्ट सिटी, इसके कई मैंने कहा डायमेंशन है। पहले एक डायमेंशन को बड़े स्केल पर ऑब्जर्व करते हैं। स्मार्ट सिटी तो एक ऐसी सिटी का निर्माण करना, एक ऐसी सिटी बनाना जो सिटी क्या प्रमोट करे, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पहली चीज़। तो एक ऐसी सिटी का निर्माण जो सिटी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करे। सेकंड, एक ऐसी सिटी जो डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने सिटीजन्स को ऑफर करे। सो ऐसी सिटी जो डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन ऑफर करे, प्रोवाइड करे। एक ऐसी सिटी जो क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात करे, प्रमोट करे, सस्टेन करे। एक ऐसी सिटी जो स्मार्ट सॉल्यूशंस ऑफर करे, ट्रांसपेरेंसी ऑफर करे सर्विसेज में, डाटा, ओपन डाटा सिस्टम को प्रमोट करे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड सिस्टम्स का यूज़ किया जाए। इस तरह की सिटी का निर्माण चाहिए। तो आप देखिए इन 4 चीज़ों में जब मैंने जिक्र किया, इसी तरह की 4 चीज़ें
अभी और आएंगी आगे। तो मैंने कहा मल्टीपल डायमेंशन हमें कवर करना है। तो जब मैंने इन 4 चीज़ों का जिक्र किया तो इसमें ही सब कवर हो गया। सबसे पहले यहाँ पर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरह का, इंस्टीट्यूशनल, फिज़िकल, सोशल, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो फिज़िकल, इंस्टीट्यूशनल, सोशल, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली प्रोवाइड किया जाए, ये होगा एक स्मार्ट सिटी का रोल। ये कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इनको मैं एग्जांपल के सहित समझाऊंगा जब मैं इनको इस चीज़ पर अभी आऊँगा। सारा समझ आ जाएगा, पूरा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात की उसने। सेकंड, क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्पस, किसी भी ग्रोथ का पर्पस, डेवलपमेंट का पर्पस, इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी रोड, रेल, वाटर, एयरवे का, जब मैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का, डैम्स का, ब्रिजेस का, इन सब का रोल क्या है? आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो सैनिटेशन है, चाहे वो हेल्थ है, जितनी भी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, इनका पर्पस क्या है? आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ़र करना। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो वो इस बात को ध्यान में रख कर के डेवलप हो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ़र की जा रही है कि नहीं। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटी को ऑफ़र करना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने स्मार्ट सिटी के तहत सीधे जिस चीज़ को एजेंडे पे लिया है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। आप कितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप कितनी भी जीडीपी की ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उससे जीडीपी ग्रोथ की वजह से भी अगर आप अपने रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या कंटेमिनेट कर रहे हैं तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। हमने देखा कंट्री ग्रो हुई है, सिटीज़ की ग्रोथ हुई है, बड़े पैमाने पर ग्रोथ हुई है। ऐसे में चेन्नई में हमने इस बार देखा 2019 में गर्मियों के सीज़न में आपने नोटिस किया चेन्नई शहर बुरी तरह से पानी की किल्लत से जूझ रहा था। ऐसे में भारत के मेट्रोपॉलिटन्स में से एक मेट्रोपॉलिटन चेन्नई अगर पानी की किल्लत से इस तरह से जूझेगा तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमने किया, जो डेवलपमेंट किया, जो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आई, पैसा आया, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। अगर जो बेसिक अम्यूनिटीज़ की ज़रूरत है, जो एक लाइफ सस्टेनिंग गुड्स जो चाहिए वही नहीं मिल रही, जिसमें पानी है। पानी कहीं पर मिल रहा है तो उसकी गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं है। अगर क्वालिटी वाला मिल रहा है तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन रिक्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, मिल रहा है तो फिर बहुत कॉस्टली मिल रहा है। इसी तरह से एयर क्वालिटी है, इसी तरह से फूड क्वालिटी है, फूड स्टैंडर्ड्स की यहाँ पर बात होगी, ये सारी चीज़ें। तो रेस्ट जो पर्पज़ है किसी भी चीज़ का, चाहे फिर वो आप एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें भी वो एजुकेशन एक पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करती होनी चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को सेंटर पे रख के स्मार्ट सिटी मिशन को आगे बढ़ाना ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई कि नहीं हुई, फिर इसी से इसका आउटकम भी इवेल्युएट किया जाएगा और वो बड़ी चीज़ है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना ये इम्पॉर्टेंट है। क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रोवाइड करते हुए हम कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट ही ना कर जाएं। आने वाली जनरेशन्स को भी वो रिसोर्सेज उतने ही मिलने ज़रूरी हैं जितने वो रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं। आपकी पिछली जनरेशन्स ने उन रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखा था, तो वो रिसोर्सेज आज की डेट में आपको मिले। उन्हीं रिसोर्सेज के बेसिस पे आप अपने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल पोटेंशियल्स को रियलाइज़ कर पाते हैं। अगर पिछली जनरेशन्स ने उन्हें फुली डिप्लीट कर दिया होता, ख़त्म कर दिया होता, आप तक वो ना पहुंचते इस प्योर कंडीशन में और एक एम्पल अमाउंट में, तो फिर अल्टीमेटली आप किसी भी तरह की फ़र्दर एनरिचमेंट ऑफ लाइफ नहीं कर सकते थे। इसी तरह से आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप जो आज वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, आज जो आप सिटीज़ बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी ग्रो कर रही है, इसका सही मायने में जो फ्यूचर है वो ये है कि आपके जो वंशज हैं, आपके जो बाल बच्चे हैं, वो आगे जा कर के इस इंफ्रास्ट्रक्चर, इस डेवलपमेंट का फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन कैसा होगा वो फ्यूचर जिसमें वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएँ, सस्टेन ही नहीं कर पाएँ, इस तरह की कंडीशन आपने क्रिएट कर दी आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को क्रिएट करने के चक्कर में। तो ऐसे में आपको रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट मस्ट बी सस्टेनेबल, जिसमें प्रेजेंट जनरेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हुए फ्यूचर जनरेशन की एस्पिरेशंस और उनकी रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है
जब आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ को ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में ही देखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन एग्जिस्टेंस इस बात से ही एनरिच होती है जब सराउंडिंग एनवायरनमेंट एनरिच्ड है। तो ओवरऑल ह्यूमन को एक इकोसिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। उस लार्जर इकोसिस्टम में ह्यूमन भी एक स्टेक होल्डर है बहुत सारी अदर एस्पेक्ट्स के साथ। तो उस इकोसिस्टम को भी हमें मेंटेन रखना है, जो इकोसिस्टम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। तो हमने एनवायरनमेंट पर भी फोकस करना है हर चीज़ के साथ, तभी हमारी कोई भी प्लानिंग, प्रोग्राम या डेवलपमेंट सही मायने में सक्सेसफुल कहलाएगी, सार्थक कहलाएगी, अगर हम फ्यूचर के माध्यम से इसको देखें और प्रेजेंट में हम क्या यील्ड अचीव कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखें। तो इसलिए इसका तीसरा एजेंडा ये भी रहेगा कि क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जनरेट किया जा सके आज की डेट में इन स्मार्ट सिटीज़ के माध्यम से। और अगला है स्मार्ट सॉल्यूशंस। देखिए, तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। वह जनसंख्या जो पहले एक एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ रिसोर्सेज पर डिपेंड करती थी, वो जब नंबर में इतनी बढ़ जाएगी और रिसोर्सेज वहीं के वहीं खड़े हैं, क्योंकि इतनी तो क्लैरिटी है कि रिसोर्सेज जो हैं वो इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट है, ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि पानी वर्षा से दोबारा बन जाता है, पेड़ दोबारा उगाते हैं, तो वो तो फाइनाइट नहीं है, वो तो इनफाइनाइट है। तो ये भी गलत है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। पानी जो दोबारा बन जा रहा है, उस पानी की क्वालिटी किस लेवल की एग्जिस्ट कर रही है, ये पहली चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उस पानी को आपने किन शर्तों पर डिराइव किया, मीनिंग आपने उसके लिए कितने पेड़ों का, कितने जंगलों का, कितने वाइल्ड एनिमल्स का, कितने पहाड़ों का, कितने लैंडफॉर्म्स का डिस्टॉर्शन किया, ये देखना भी ज़रूरी है। हर कीमत पर पानी तो नहीं आपने डिराइव कर लिया, क्या सस्टेनेबल वे में डिराइव किया। तो जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, फिर उतनी तेज़ी से आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किस कीमत तक जा कर के यूज़ कर रहे हैं देखना ज़रूरी है। ऐसे में आप इस बढ़ती हुई जनसंख्या को उन रिसोर्सेज से बेटर वे में फीड करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं, उसके कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि आप वेस्टेज को बिल्कुल मिनिमल कर दें और एक पॉइंट पे ज़ीरो पे ले आएँ, तो भी बहुत बड़े पैमाने पर जो एडेड जनसंख्या है, जो एडेड पॉपुलेशन है, एडेड रिक्वायरमेंट है, वो फीड हो जाएंगी सारी ऑटोमेटिकली। दूसरा तरीका ये है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को आप कई गुना इन्हांस कर दें। वो प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी अगर आप बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। पहली बात, अगर बेटर ट्रांजिशन यूज़ होगा। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको, समझिए इस चीज़ को। अगर मान लीजिए कि आपने स्मार्ट सिस्टम लगाए हुए हैं रोड सिग्नल्स पर, तो सपोज़ कीजिए रेड सिग्नल है वहाँ पर, और अगर उस पर टाइमर लगा हुआ है, तो आपको ये क्लियर है कि 90 सेकेंड्स अभी हैं आपकी लाइट ग्रीन होने के लिए। तो यू कैन ईज़िली स्विच ऑफ योर व्हीकल। और 90 सेकेंड वहाँ पर अगर खड़े, सपोज़ कीजिए 30 व्हीकल, मैंने बहुत कम ही लिए हैं, 30 व्हीकल अगर 90 सेकेंड के लिए उसे ऑफ़ कर देते हैं, तो तकरीबन आप मानिए 25 मिनट के अराउंड, अगर आप अपनी खुद की व्हीकल, टू व्हीलर या कार चलाते, तो 25 मिनट तक जितना उसका फ्यूल वेस्ट होता उतना वहाँ पर सेव हुआ। ये सिर्फ आपने किया। 4 रास्ते होते हैं एक चौक पे, तो उन 4 रास्तों पर अगर हम देखें तो ये हो जाए, और फिर पूरे भारत भर को देखिए और कितने चौक हैं, कितने चौरास्ते हैं, उनको देखिए। तो स्मार्ट सॉल्यूशंस को यूज़ करके हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी कंजम्पशन में गिरावट आ सकती है, क्योंकि हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, कंजम्पशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज की हम इन्हांस कर सकते हैं। और प्रोडक्टिविटी यहाँ से इन्हांस हो सकती है कि जैसे सपोज़ करिए कि आज की डेट में आप खेती करते हैं, और उस खेती के तहत मान लीजिए कि आपने हाथों से फसल की कटाई करनी शुरू की, और उस कटाई के माध्यम से आपने फसल काट ली, और फिर जो ग्रेन्स हैं वो आप अपने साथ ले गए। लेकिन मान लीजिए कि अगर उस जो मशीन है, उस मशीन के साथ एक मशीन एक ऐसी ऐड हो जाए जो ग्रेन्स को तो काट ही देगी फर्दर, लेकिन जो उसका रेजिडुअल बच जाएगा, जो स्ट्रॉ बचेगा, जैसे हम स्टॉक भी कहते हैं, कई तरह से जाना जाता है, स्टबल भी कहते हैं, वो जो बचेगा, अगर वो वहीं पर ऑन फील्ड उस मशीन के द्वारा ही चॉप करके बिछा दिया जाए, तो इससे सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी इन्हांस हो जाएगी।
तो वही लैंड जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स डालने की वजह से बड़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है अपनी फर्टिलिटी में, अगर उसमें इस तरह के नेचुरल मैन्योर्स, नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल और कंपोस्ट मिलता जाएगा तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत इन्हांस हो जाएगी। जैसे आज की डेट में अर्बन लेवल पर, रूरल लेवल पर बेअंत पैमाने पे ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिससे आप कंपोस्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, और हैं तो वो स्मार्ट नहीं है उस सेंस में, तो हम उस कंपोस्ट का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जो अगर खेतों में डाला जाए तो वो भारी पैदावार दे सकता है। और इसके साथ साथ जो बहुत ही गरीब वर्ग है देश का, जो हैवी केमिकल फर्टिलाइज़र्स को सपोर्ट नहीं कर सकता है, उसको अगर वो कंपोस्ट मुहैया कराई जाए तो उसकी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है और उसकी इनकम बढ़ने से वो पॉवर्टी एलिवेशन होगा, उसकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, और सही मायने में आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को भी यहाँ पर एनक्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि वही लैंड जो है आपको बेहतर प्रोडक्टिविटी देगा कम रिसोर्सेज खपत करके। तो वहाँ पर जो रिसोर्सेज फर्टिलाइज़र बनाने के लिए खपत हो रहे थे वो भी कम यूज़ होंगे। तो ऐसे में स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का, जिसमें मैं डिटेल में भी बताऊँगा आईटी सर्विसेज का यूज़ करने से क्या फ़ायदा हो सकता है क्या नहीं, तो ये स्मार्ट सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करिए। ये इन स्मार्ट सिटीज़ का एक एजेंडा है जिसके तहत सही मायने में विकास हो सके। तो सही में अगर हमने सिर्फ इन 4 चीज़ों को ही देखा कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड स्मार्ट सॉल्यूशंस, ये इन सिटीज़ को प्रोवाइड करना है, तो हमारा विजन ब्रॉड हो गया। अब हमारे साथ जब भी कोई जिक्र करेगा कि भाई स्मार्ट सिटी कुछ है, तो नाउ आप सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्ड तक सीमित नहीं हो जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट वर्ड दिमाग में आते ही हमारे मन में स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का मतलब कि जैसे कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एवरीथिंग, ये भी एक नेगेटिव परसेप्शन बिल्डअप हो गया है इन स्मार्ट सिटीज़ से रिलेटेड। और ये मैं चैलेंजेस में पढ़ाऊँगा कि स्मार्ट सिटीज़ आर नॉट ओनली अबाउट द कंप्यूटर, द रोबोटिक्स एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। बहुत कुछ है उन स्मार्ट सिटीज़। उसके 10 मेन एजेंडों में से एक ये है जो मैंने अभी बताया। तो इस चर्चा से ही आपको क्लियर हो गया स्मार्ट सिटीज़ टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, so talking about the sustainable development, talking about the infrastructure, that too institutional, social, economic and physical. Infrastructure is not about the physical infrastructure, that you are having good access to the roads, you are having good access to the highways and the railways. No, this is not the thing only. You will have more access to the educational services also. You will have more access to the health services also, that too will be of high quality in affordable range. So there must be health infrastructure security, like the food security. So health security, like the education security, right to education, everything. So it is like social infrastructure, so economic infrastructure, institutional infrastructure, everything will be very institutional. Credit for the farmers will be very institutional. So if we will talk about the cities, there will be natural development for the rural areas also, the interland area. And that is also the purpose of the smart city mission, कि आपको अपने सराउंडिंग एरियाज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। ये भी है, ये अगले डायमेंशन में मैं पढ़ाने वाला हूँ, उनको भी ऐसे ही लिखूँगा मैं। तो ऐसे में आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए कितना कुछ होगा। इंस्टीट्यूशन क्रिएट होंगे और वो इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से आप कितनी अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी हर स्टाफ मेंबर की, हर ऑफिसर की, हर गवर्नमेंट सर्विस की, और इनफैक्ट जनता की। नई पॉलिसी मेकिंग्स जो होंगी जनता के साथ पार्टिसिपेशन के तहत होंगी। रेगुलर ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2019 में शुरू हुआ है इसका सर्वे सिटी लेवल पर, और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स MPI आज तक नहीं हुआ था, म्यूनिसिपैलिटीज़ का परफॉर्मेंस इंडेक्स आया अब। ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो आता था, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स EOLI, जिसके तहत आपसे, जनता से सवाल किए जाते हैं, पूछा जाता है कि भाई आपको जो सर्विसेज मिल रही हैं कितनी आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मिल रही हैं। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पूरा खड़ा होगा कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है। लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर नहीं है, दे आर द सिटीजन, दे आर सिटीजन्स, और सिटीजन्स के पास राइट है कि उन्हें हर चीज़ मिल सके, और वो इफेक्टिव प्लेयर हैं पॉलिसी मेकिंग में और गवर्नमेंट को मोटिवेट करने में, इनेबल करने में। तो दे आर द प्लेयर इन द पॉलिसी मेकर, दे आर द मेन motivator behind the government, and they are the enabler behind the government by paying the taxes and by doing contribution in the planning, decision making, resource mobilization and everything. So this is the purpose of smart city जो हम डिस्कस कर रहे हैं।
ऐसे में अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि भाई आप कैसी स्मार्ट सिटी चाहते हैं। इसी से हमारे सबके जवाब निकल आएंगे कि एक स्मार्ट सिटी में क्या क्या कंपोनेंट सही मायने में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे शुरुआती तौर पर अलग अलग नज़रिए से इसको हम देखते हैं, एक स्मार्ट सिटी कैसी हो सकती है, ताकि आपके लिए चीज़ें लाइवली हों, क्रैम ना करना पड़े, जो हमारी एजुकेशन का, हमारे क्लासरूम, ये कोचिंग का मेन पर्पज़ है। क्योंकि क्रैमिंग से यूपीएससी तो भूल ही जाएं। मेन एस्पेक्ट है, सपोज करते हैं कि सिटी बनती हमारे देश में सही मायने में किस प्रक्रिया से, और विश्व भर में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, दैट इज़ अ माइग्रेशन। अगर भारत की सिटीज़ की बात करें इस समय में हम, तो हमारी सिटीज़ में लगभग 2011 के सेंसस के मुताबिक पॉपुलेशन वाइज देखें तो सिटीज़ में 31% पॉपुलेशन रहती है पूरी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का, तो 31% पॉपुलेशन शहरों में रहती है। और जीडीपी वाइज देखें तो इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है सिटीज़ का। कंट्री की टोटल जीडीपी में 63% जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है वो सिटी से आता है। तो पॉपुलेशन चाहे 31% रहती है, लेकिन इमेजिन करिए कि 63% जीडीपी का सिटी से ही आता है। तो इसीलिए फिर राइटर्स, ऑथर्स और हमारे पीछे सारे लेक्चर जो थे ह्यूमन ज्योग्राफी के, हम इसे एक इंजन ऑफ ग्रोथ के तौर पर देखते हैं। तो इंजन ऑफ ग्रोथ, तो इंजन वीक पड़ जाएगा तो पीछे लगे डब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे अपने आप। विशेषज्ञ बताते हैं कि 2030 तक सिनेरियो बदलेगा। सिटीज़ में लगभग इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 40% रहना शुरू हो जाएंगे और जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 75% तक चला जाएगा। ऐसे में ये फिगर देखने में कि जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 75% तक चला जाएगा, ये बताता है कि कितने ज़बरदस्त प्रेशर क्रिएट होने वाले हैं हमारी सिटीज़ के ऊपर। तेज़ी से जनता माइग्रेट हो रही है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की ओर। इतनी हैवी माइग्रेशंस जब हो रही हैं एक स्केल पे, तो फिर वाटर के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, लैंड के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, हर सॉइल, हर चीज़ के ऊपर इतना इमेंस प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो उसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी था। अगर वो नहीं किया जाता अभी समय रहते, तो फिर हम तबाही के मंज़र को देखने ही वाले थे, ख़त्म होने वाले थे। क्योंकि भारतीय शहर अपने आप में बहुत अलग हैं। मिलियन प्लस सिटीज़ में अगर हमारे देश की बात करें तो ऑलमोस्ट 53 सिटीज़ आती हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली। तो हमारी कंट्री में जब अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी अर्बनाइजेशन जो है वो लोप साइडेड है। एक तो रीजन स्पेसिफिक है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जिसमें साउथ रीजन एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ ज़्यादा डेवलप्ड है, वेस्ट एज़ कम्पेयर टू ईस्ट ज़्यादा डेवलप्ड है, यानी कि ज़्यादा अर्बनाइज्ड है। डेवलप्ड माने ज़्यादा अर्बनाइज्ड है। तो साउथ एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, वेस्ट एज़ कम्पेयर टू ईस्ट ज़्यादा अर्बनाइज्ड है। इसमें भी हमने ये देखा था कि हमारी कंट्री में मेजॉरिटी ऑफ द अर्बन, जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन है उसका मेजॉरिटी ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और मेगा सिटीज़ में, इन जगहों पर रहती है, यानी कि जो बड़े शहर हैं। छोटे शहरों का हमारे देश में विकास नहीं हो पाया, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द अर्बनाइजेशन नहीं हो पाया। हमारे गाँव का विकास नहीं हुआ, उनसे लगते हुए छोटे कस्बे, छोटे टाउन और छोटे शहर विकसित नहीं हो पाए। इसलिए हैवी इन्फ्लक्स है उन टाउन्स, उन सिटीज़ और उन रूरल एरिया से इन बड़ी सिटीज़ की और लोगों का। तो ये एक पुल इफ़ेक्ट क्रिएट करती है उन क्षेत्र में रह रहे लोगों के ऊपर। वो देखते हैं यहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अच्छा हेल्थ मिलेगा, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर, कास्ट प्रेजुडिसेस नहीं रहेंगे। इस तरह की सारी चीज़ों को वो कंसिडर करते हैं और स्ट्रॉन्ग पुल इफ़ेक्ट लगता है। और क्योंकि वो टाउन्स, वो सिटीज़ और वो रूरल एरियाज़ विकसित नहीं हो पाए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, सिविक कम्युनिटीज़ नहीं मिलती, तो वहाँ पर वही सारी चीज़ें जो हैं, जो सिटी में अट्रैक्ट कर रही हैं, पुल लगा रही हैं, वही चीज़ें वहाँ से उन्हें पुश करती हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग पुश एंड पुल ड्राइव है, जिसके तहत एक माइग्रेशन है, पूरे विश्व स्तर पर है। पूरे विश्व भर में अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ की, उन्होंने अर्बनाइज होने में जितना समय लिया था, इस समय इंडिया 1/10 समय लेकर के ही उस लेवल की अर्बनाइजेशन, उस लेवल की पॉपुलेशन को होल्ड किए हुए है। मतलब कि उनके अर्बनाइज होने में जो समय लगा था उसका 1/10 समय यहाँ पर लगा है, सिर्फ और सिर्फ। दूसरी बात, यूके जो अर्लीस्ट डेवलप्ड, अर्लीस्ट अर्बनाइज्ड सिटीज़ थी, 100 टाइम्स ज़्यादा आप
उनके कंपैरेटिवली आज अर्बन पॉपुलेशन होल्ड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो परसेंटेज में आपने देखा है, जब आप नंबर्स में देखेंगे तो 2040 तक 600 मिलियन पॉपुलेशन हमारे शहरों में रहेगी। और ये इस समय जो यूएसए की पॉपुलेशन है उससे दुगनी है। यूएसए की पॉपुलेशन इस समय 323 मिलियन के अराउंड है, 32 करोड़ के अराउंड यूएसए पॉपुलेशन है। और 2040 तक हमारी 60 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो शहरों में रह रही होगी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ऐसे में इतनी हैवी पॉपुलेशन जो अर्बन एरियाज़ में रहती है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटीज़ भी उतनी चाहिए। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्बन डेवलपमेंट जब संसद में बताते हैं, ये आंकड़े उन्हीं के द्वारा बताए जाते हैं कि 600 मिलियन 2040 तक हो जाएगी। और वो ये कहते हैं कि एवरी ईयर हमें 800 से 900 मिलियन स्क्वायर मीटर 800 to 900 मिलियन स्क्वायर मीटर नया एरिया ऐड करना है सिटी स्पेस में, तब जा कर के हमारी ये पॉपुलेशन अकोमोडेट होगी। और ये एरिया कितना है? शिकागो जितना। यानी कि हर एवरी ईयर हमें 800 to 900 मिलियन स्क्वायर मीटर एरिया ऐड करना होगा, तब जा कर के हम इस लेवल तक पहुंच पाएंगे कि हम 600 मिलियन पॉपुलेशन को 2040 तक अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में एकोमोडेट कर पाएँ। अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो ओवर पॉपुलेटेड हैं, उन पर स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेंड हैं पूरी तरह से। तो वो परसेप्टेबल आउटकम नहीं दे पाएंगे जो एक नेशन को चाहिए डेवलपमेंट की ओर बढ़ने के लिए। 2040 तक हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग $4.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए। और हमारा इस समय सपना है कि 2024-25 तक भारत की टोटल जीडीपी जो है, टोटल इकॉनमी जो है वो $5 ट्रिलियन की होगी, जिसे पूरा करना अभी मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन 2040 तक अगर आप देखें तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही $4.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसे अकोमोडेट करने के लिए हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, पॉवर्टी एलिविएशन करना पड़ेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग और बाकी चीज़ें आती हैं वो देनी पड़ेंगी, बेसिक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ये सब कुछ है जिसके लिए स्मार्ट सिटीज़ आना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर हम इमेजिन करें अपने लेवल पर, तो हम कैसी सिटी अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं? बस वही स्मार्ट सिटी है। क्योंकि सरकार के द्वारा कोई यूनिफॉर्म स्मार्ट सिटी की कहीं कोई डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। स्मार्ट सिटी किन किन चीज़ों से परिभाषित हो सकती है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, वो गुण हैं बस। वो गुणों का चर्चा उसके ड्राफ्ट में भी था, प्रपोज़ल में भी था। गुणों का ही पालन सभी कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर अपना प्रपोज़ल तैयार करने के लिए कि उनका स्मार्ट सिटी प्रपोज़ल क्या हो। और गुण मैंने आपके सामने 4 लिखे, बाकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसकी कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं अडॉप्ट की, क्योंकि किसी वेस्टर्न मॉडल को या किसी भी डेवलप्ड कंट्री के मॉडल स्मार्ट सिटी को एज इट इज़ इंडिया की सोशो पॉलिटिकल रियलिटी में फिट नहीं किया जा सकता था। तो स्टेट्स को अपने लेवल पर अपने रिसोर्सेज देखते हुए, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी, इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए, उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट को देखते हुए, स्टेट के पोटेंशियल को देखते हुए, क्योंकि कितना रिसोर्स जनरेट कर भी सकता है, कितनी फाइनेंसेस कंट्रीब्यूट कर सकता है, किस तरह का मॉडल उसे आगे बढ़ाना है, इन चीज़ों को देखते हुए सबको अपने अपने लेवल पर अपने गुण पहचानने को कहा गया है। क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या उनमें पोटेंशियल्स हैं, क्या क्या उसके सामने चैलेंजेस हैं और क्या प्रोस्पेक्ट वो देख सकते हैं, क्या सोल्यूशंस वो लेकर के आ सकते हैं। तो ऐसे में कोई एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है इसकी, लेकिन सबके अकॉर्डिंग डेफिनेशन बदलेगी, क्योंकि सबको भिन्न ज़रूरतें हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट। लेकिन उसी से एक कोर एरिया निकल के आएगा कि एटलीस्ट ये कोर चीज़ें तो सबको ही चाहिए। वो कोर चीज़ें हम बोर्ड पर लिख करके बताएंगे कि स्मार्ट सिटी ने ये कोर चीज़ें बताई हैं कि ये तो चाहिए ही चाहिए, जिसको 4 तरह से उसने पहले ही परिभाषित कर दिया है जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन हर उस कोर एलिमेंट में आगे फर्दर कई सारी चीज़ें हैं वो ऐड होती चली जाएंगी। तो कैसी होगी स्मार्ट सिटी, हम अपने लेवल पर सोचते हैं, एक स्टूडेंट के तौर पर सोचते हैं कि ये स्मार्ट सिटी स्टूडेंट के तौर पर कैसी होगी। एक स्टूडेंट यही चाहेगा कि उसे एजुकेशन बेटर मिले। एजुकेशन बेटर का मतलब यहाँ पर क्या है? पहला तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ पर अच्छी क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स के एग्जिस्ट करते हों, ये फर्स्ट आस्पेक्ट। सेकंड, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसकी रीच में हो, फिज़िकली भी रीच में हो, जिसके लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट उसे ऑलवेज़ रहेगी। पहली चीज़
कि वो डिस्टेंट ज़्यादा ना हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसके रेजिडेंशियल कम्प्लेक्सेस से। दूसरा, बहुत ही रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एग्जिस्ट करता हो, यानी कि वो तेज़ी से स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी पहुंच सके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इसके लिए एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हमें चाहिए। दूसरी बात, ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मल्टी मोडल होना चाहिए। वो डिफरेंट मोड्स का इस्तेमाल यहाँ पर कर सके, वो वाया रोड भी जा सके, वाया रेल भी जा सके, वाया वाटर भी जा सके। तीसरी चीज़, ये अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी कि ये महंगा नहीं होना चाहिए, चीप होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का भी होना चाहिए। इसी के साथ साथ वो जो स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो मैंने बताया कि क्वालिटी वाइज स्टैंडर्ड वाइज अच्छा होना चाहिए, वो भी अफोर्डेबल रेंज में होना चाहिए। उसकी भी फ़ीस और बाकी चीज़ें वो स्टूडेंट अफोर्ड कर सके, इस तरह का होना चाहिए। ये एक स्टूडेंट की उम्मीदें रहती हैं कि उसे इस तरह से ये चीज़ें मिलें। पढ़ने के लिए उसे लाइब्रेरी की ज़रूरत है, लाइब्रेरी फ़िज़िकल भी वो एक्सपेक्ट करेगा, और आज की डेट में आप स्मार्ट सॉल्यूशंस का यूज़ करके उसे ये स्टडी मटेरियल या तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और या आप आईटी इनेबल्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कि टेलीविज़न के माध्यम से भी आप उसको ये एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें उसे की रीडिंग और लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। तो वो इस तरह की चीज़ों की वहाँ पर एक्सपेक्टेशन रखेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे आज की डेट में इग्नू की किताबें पढ़ने के लिए ई ज्ञान कोश अवेलेबल है, इसी तरह से नेशनल ओपन स्कूल के लिए NIOS है, इसी तरह से NCERT सभी अगर आपको पढ़नी है पूरी कंप्लीट, उसके लिए ई पाठशाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्लेथोरा ऑफ लर्निंग मटेरियल ऑफ़र करती हैं, ये उसको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, नेचुरली पढ़ने लिखने के बाद वो एक युवा के तौर पर एम्प्लॉयमेंट सीख करेगा, तो उसे जॉब्स चाहिए। वो कोशिश करेगा उसे उसी के क्षेत्र में जॉब्स मिल जाएं, या अगर कहीं और भी मिलती हैं तो वो जॉब्स इस तरह की हों कि बेटर रेम्यूनरेशन भी प्रोवाइड करें, उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिले, और वो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को भी कंटिन्यू करता रहे। उसके लॉज जो कि लेबर लॉज या अदर जो भी प्रोविज़न उसके लिए वो इंटैक्ट रहें ऑलवेज, ये भी वो एक्सपेक्ट करेगा। अगर वो किसी तरह का काम धंधा करना चाहता है पढ़ लिख करके, तो वो ये भी चाहेगा कि उसे स्टार्टअप्स, स्टैंडअप्स, इनकी फैसिलिटीज़ अवेल हो, उसे अच्छे इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करें, यानी कि लोन मिल जाए, टेक्नोलॉजी मिल जाए, अच्छा सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट के एंड पर मिल जाए, शुरुआती सालों के दौरान टैक्स एग्जम्पशंस और बाकी चीज़ें मिल जाएं। ये सब चीज़ें वो एक्सपेक्ट करेगा। तो आज की डेट में अगर आप चाहे फाइनेंस कमीशन को सुने या बजट को सुने या प्रधानमंत्री की कोई भी स्पीच सुने, आपको इन्हीं चीज़ों पे ज़िक्र होते हुए सुनता होगा कि हम MSMEs को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को प्रमोट कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स को टैक्स एग्जम्पशंस दे रहे हैं, हम उन्हें सीड फंडिंग दे रहे हैं, काम धंधा शुरू करने के लिए पैसा दे रहे हैं, हम उन्हें उनके जो स्टाफ मेंबर जिनको वो सैलरी प्रॉफिट में शेयरिंग बेसिस पर ज्वाइन कराते हैं, उनको भी आगे टैक्स एग्जम्पशंस ऑफ़र कर रहे हैं। जो पैसा वो इस तरह से प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, इस पे भी हम टैक्स एग्जम्पशंस दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि सरकार आज की डेट में कर रही है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ट्रांजिशन के मोड हों, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों। यही तो ज़रूरतें हैं आपकी, तो इसे रट्टा मारने की क्या ज़रूरत है, ये तो लर्निंग आस्पेक्ट है। अब स्टूडेंट में भी अगर ये स्टूडेंट वल्नरेबल सेक्शन से हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन है, तो फिर इसकी ज़रूरतें और ज़्यादा एडेड हो जाती हैं। ये चाहेगा कि वहाँ पर अवेलेबल जितने भी गवर्नमेंट सपोर्टेड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेजेस या एडेड कॉलेजेस, या सरकारी यूनिवर्सिटी या एडेड यूनिवर्सिटी, या फिर प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, और अगर ये सोशली इकोनॉमिकली मार्जिनल सेक्शन से है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, डिप्राइव्ड है, तो इसके लिए समूचे प्रबंध वहाँ पर हों, यानी कि वो जो स्कूल हों उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो जो सरकारी हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी। ये पहली चीज़। फ़ीस काफ़ी हद तक गवर्नमेंट सपोर्ट करे, एग्जम्प्ट की जाए, ये दूसरी चीज़। स्पेशल प्रोविजंस किए जाएं इनके लिए जॉब्स के और अदर ग्रोथ प्रोजेक्ट्स जो भी चलते रहते हैं। किसी तरह के सोशल प्रेजुडिसेस लोग इनको लेकर के ना रखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तो ऐसे में पूरा का पूरा सरकारी स्कूल का तंत्र भी विकसित करना, उसमें जो स्टाफ की कमी है उसे पूरा करना,
जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बोर्ड नहीं होते, कभी चौक नहीं होती, कभी डस्टर नहीं है, कभी वॉशरूम नहीं है, शौचालय नहीं है लड़कियों के लिए, कभी शेल्टर ही नहीं है, बाहर बैठ करके पढ़ रहे हैं, बरसात आ गई, छुट्टी छुट्टी टन टन टन। ऐसे में ये सब एक स्मार्ट सिटी का हिस्सा होगा, क्योंकि यही तो चाहता है भारत। समझ आई? हम पूछता है भारत नहीं है, हम चाहता है एक भारत है, और हम करता है भारत है, कि हम करते भी हैं, खाली पूछते नहीं रहते कि पूछता है भारत। तो मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है कि ये चीज़ों की ज़रूरत है। आई बात समझ में? तो एक स्टूडेंट के माध्यम से हमने ये चीज़ें देखी। अब इसको एक एंटरप्रेन्योर के माध्यम से देखें, एक बिजनेसमैन के माध्यम से देखें। वो क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि जहाँ पर भी वो बिज़नेस करना चाहता है, सबसे पहले जो भी उसके इनपुट्स के लिंक हैं वो इसे ईज़िली एक्सेसिबल हो, यानी कि रॉ मटेरियल वो ईज़िली एक्सेस कर सके।